नमस्कार। एचसीएन की चुनावी यात्रा दिल्ली से निकली और वाराणसी की ओर बढ़ रहे हैं और इस बीच हम रायबरेली में रुके हुए हैं और यहाँ पे एक खास मुलाकात हुई है कैबिनेट मिनिस्टर और गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी से। सुरेश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले बताइए सर, तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, बहुत शानदार तैयारी है और सबसे बड़ी बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम 5 साल में देश में किया है, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, 16,000 गांव ऐसे जहां आज़ादी के बाद लोगों ने अब तक बिजली नहीं देखी थी, उन गांवों तक बिजली पहुंचा देना, 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को सिलेंडर उपलब्ध करा देना, सौभाग्य के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एक बिजली का कनेक्शन मुहैया करा देना। मतलब मोदी जी ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, और उस नारे को चरितार्थ करने का काम सड़क पर मोदी जी ने किया है। आज उसी का परिणाम है कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। 3 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहे हैं, बिहार और यूपी में। तो क्या माहौल क्या लग रहा है सर? बंगाल का बढ़ता वोटिंग प्रतिशत जिस ओर इशारा कर रहा है, सब लोग समझ रहे हैं। और हमेशा जब परिवर्तन की बयार चलती है तो इस ओर के इशारे होते हैं, और निश्चित रूप से बंगाल में अब की बार चौंकाने वाला परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी ने 74+ का टारगेट लिया था, लेकिन जिस प्रकार दिन प्रतिदिन, घंटा पर घंटा, मिनट पर मिनट मोदी जी की सुनामी चल रही है, मैं कह सकता हूँ 80 में से 80 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मिशन 80। मिशन तो 74+ था, लेकिन जनता ने जिस तरह बढ़कर के चुनाव को अडॉप्ट किया है, और जनता बीजेपी से भी एक कदम आगे जाकर के नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ रही है। बहुत सारे लोग मुझे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे मिलते हैं जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पार्टी से कोई वो कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन एक ही मिशन है, फिर एक बार मोदी सरकार। वो मोदी जी के लिए एक मिशन बना करके, मैंने कई नौजवानों से पूछा, मैं रायबरेली में, हम और आप हैं, रायबरेली के गांव में गया था, मैंने एक नौजवान से पूछा आखिर मोदी जी के लिए इतना जोश क्यों है, तो उसने कहा पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, जो नौजवान के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो ईमानदारी मोदी जी ने दिखाई है, और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री ने 5 साल के अंदर एक भी छुट्टी नहीं ली है, वो तमाम चीज़ें वो आज यूथ का आइकन हो गए हैं। और एक बहुत बड़ी प्रेरणा यूथ के लिए भी मोदी जी हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं का सम्मान, हर क्षेत्र में मोदी जी ने भूतपूर्व काम किया है। सर, एक सवाल, आप गन्ना मंत्रालय संभाल रहे हैं अभी यूपी सरकार में। विपक्ष का ये आरोप रहा है कि गन्ना के किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और गन्ने की खेती की हालत बेहद ख़राब है। केवल इसीलिए विपक्ष ने आरोप लगाया है चूँकि उन्हें जानकारी है इस बात की, अच्छे से वो जानते हैं कि गन्ना विभाग ने उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है। उसका छोटा सा नमूना यदि देना हो तो मैं केवल ये कह सकता हूँ, बहन जी हैं, 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, तो एक साल के अंदर वो 8,000 करोड़ रुपए का एवरेज भुगतान किसान का करती थी। 12 के 17 तक अखिलेश जी की सरकार थी, तो उन्होंने 15-16 जो चुनावी वर्ष था उसमें 18,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान किया था। योगी सरकार ने पिछले साल गन्ना किसानों का 35,500 करोड़ का भुगतान किया है। कहाँ 8,000 करोड़ है, कहाँ 35,500 करोड़ है। 7 से 12 तक बहन जी ने 19 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद की, अखिलेश जी ने 12 से 17 तक 10 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद की, यानी कि 10 साल के रिज्यूम में इन दोनों ने मिलाकर के 29 चीनी मिलें बंद की। ये योगी सरकार है, मोदी जी की प्रेरणा से चल रही है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 2 साल में कोई मिल बंद नहीं होने दी, उलट 7 मिलें चलाने का काम योगी सरकार ने किया है। आज पूरा गन्ना किसान प्रसन्न है, और गन्ना किसान नहीं, धान का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, जिस प्रकार की खरीदारी यहाँ व्यवस्था की गई है, शायद कहीं और ये व्यवस्था ना हो। और उत्तर प्रदेश में आज मोदी जी का जलवा चल रहा है, और मैं कह सकता हूँ 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता सर, पार्टी। अगर हम गांधी परिवार की बात करें तो अमेठी और रायबरेली, ये 2 सीट हैं जिस पे उन्हें साख बचानी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का वायनाड जाना, ये किस ओर इशारा कर? मैं केवल ये बात कह सकता हूँ कि जैसे मैं सुरेश राणा एक सामान्य परिवार में एक छोटे से किसान के यहाँ पैदा हुआ हूँ, यदि राहुल जी भी कहीं सामान्य इसी तरह से राजनीति में आते तो शायद उनकी ट्रेनिंग ठीक हो जाती और उन्हें एमएलए कैसे बनते हैं इसका भी उन्हें जानकारी हो जाती। अभी तो वो केवल परंपरागत परिवारवाद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। यदि धरातल पर उतर करके उन्हें राजनीति की सच्चाई के साथ रूबरू होकर के और लोगों के साथ जुड़ करके सेवा भाव के साथ राजनीति करने का मौका मिलता तो हो सकता है उनका अनुभव और बेहतर हो जाता। वायनाड जाने पे क्या?
नहीं, वो निश्चित रूप से उन्होंने प्लान किया है और वो यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, यहाँ जो उन जनता उनसे जवाब पूछ रही है कि इतने लंबे समय तक आप लोग अमेठी, रायबरेली और आसपास की सीटों पर जीतते आए हो, तो आपने क्या किया है, रोजगार के क्या अवसर पैदा किए हैं, सड़कें, बिजली, पानी, और मात्र 2 साल के अंदर योगी जी ने जो करिश्मा इन सीटों पर करके दिखाया है और मोदी जी ने 5 साल के अंदर अब रायबरेली में सबसे अत्याधुनिक जो राइफल देश की बनेगी, दुनिया की बनेगी, वो यही बनने वाली है। तो जिस प्रकार रोजगार के अवसर मोदी जी ने पैदा किए हैं, तो नेहरू परिवार से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि कब तक कितने सवालों का व्यक्ति जवाब देगा, तो वायनाड जाना उचित समझा। सर और एक बात ये भी है कि इस बीच अगर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ अगर प्रियंका गांधी की एंट्री होती है तो ये कहाँ तक इफेक्ट डालेगा? नहीं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़े या ना लड़े तो उनकी पार्टी का विषय है, उनका नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हाँ, मैं केवल इतना कहूँगा कि वाराणसी में जिस प्रकार एक पूरा परिवर्तन आदरणीय मोदी जी के द्वारा कर दिया, वैसे तो पूरे देश में, लेकिन वाराणसी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री रहते हुए वो लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े रहे, ये भी हम जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए एक सीखने की बात है, देश भर के जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक लेने की बात है। वो आम जन के साथ वाराणसी में जुड़े रहे, नए नए प्रयोग उन्होंने वाराणसी में किए। मैं कह सकता हूँ कोई भी लड़े 65 से 70% वोट मोदी जी को मिलने वाला है। एक और ये सवाल है कि यहाँ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार आवारा पशुओं को लेकर काफ़ी सक्रिय रही और ये मुद्दा उछाला जा रहा है चुनाव में कि योगी जी के आने के बाद भी पशु को जहाँ यहाँ गौ सेवा के नाम पर किया गया, फंड लाया गया, इसके अंतर्गत भी आज भी कई ऐसे आवारा पशु हैं जिनका बढ़ावा और किसानों की वो कहीं ना कहीं बर्बाद फसल को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, योगी सरकार ने आते ही जिस प्रकार अवैध स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाया है और उसमें कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने साजिश करके इस प्रकार के दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने तुरंत तमाम गौशाला और तमाम पशुओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था की है और इस तमाम चीज़ पर हम लोगों ने नियंत्रण किया है। और आज जिस प्रकार की समस्या एक बार एक माहौल बनाने का काम षड्यंत्रीय कार्यों के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया, तब सारी व्यवस्था नियंत्रण में है। और ये सर अगर हम यहाँ वाराणसी की बात करें, जो वाराणसी की आप 2014 में आप लोग एक तरफ थे और महागठबंधन अलग अलग, लेकिन इस बार महागठबंधन एक तरफ और आपका पार्टी एक तरफ है, इस पे क्या? नहीं, गठबंधन, सबसे बड़ा गठबंधन क्या है? सबसे बड़ा गठबंधन है माननीय मतदाताओं का गठबंधन, और माननीय मतदाताओं ने गठबंधन किया है मोदी जी के साथ, इसलिए सबसे बड़ा गठबंधन है जनता का गठबंधन, वो मोदी जी के साथ है। और मैं कह सकता हूँ कि परिणाम आने दो तो सबको अंदाजा हो जाएगा कि गठबंधन की स्थिति क्या होती है। गठबंधन की स्थिति क्या होती है? सर मेरा ये आखिरी सवाल है कि चौकीदार मुहिम जो चलाया गया वो चौकीदार चोर है और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान ली उसके बाद फिर ये आरोप चलता रहा और फिर से राहुल गांधी माफ़ी भी मांगते हैं और फिर दूसरी सभा में जाके बोलते हैं कि ये जुबानी मतलब कि चुनाव के दरमियान हमने बोल दिया जोश में। नहीं, ये कांग्रेस की कल्चर है, राहुल गांधी की गलती नहीं है, ये उनके संस्कार की कमी है। अपने बड़ों के बारे में जातीय टिप्पणी करना, बड़ों के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करना, आतंकियों के लिए जी शब्द का इस्तेमाल करना, आतंकी लोगों को छुड़ाने की पैरवी करना, सेना को कमज़ोर करने की बातें करना, अलगाववादियों से बातचीत करने का प्रस्ताव रखना, ये सब उनका कल्चर है। इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। केवल इतना कहूँगा कि हमारे नेता बहुत शालीन हैं, सभ्य हैं और हमारे नेता हम सबको सबका सम्मान करना सिखाते हैं, इसलिए हम तो मोदी जी की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि बीजेपी में जो नारा था कि भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, तो मुरली मनोहर जोशी जी की देखे, फिर हम आडवाणी जी के देखे और कई ऐसे नेता हैं जो सांसद हैं वर्तमान में, उनका टिकट काटा गया, इससे पार्टी में मतलब कि चुनाव परिणाम पे इसका क्या प्रभाव नहीं, पड़ेगा? किसी का टिकट नहीं काटा गया और अडवाणी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हमारे बिल्कुल प्रेरणा के केंद्र हैं। खुद उन लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते और मैं कह सकता हूं कि वो आज हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं। सब तमाम चीज़ें उन्हीं के नेतृत्व में चलती हैं, पूरी पार्टी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखती है और उन्हीं लोगों के परिश्रम से आज हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं। ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, जो कि सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी की प्रचंड लहर है, सुनामी है। जिस तरह से मैंने देखा है आप और बिल्कुल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एकदम धरातल पर आकर के आप पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेश राणा जी, गन्ना मंत्री यूपी सरकार।